तो अब देखिए अगला, कोनिकल पेंडुलम। ऐसा पेंडुलम जो कोन के शेप में ऑसिलेट करे कोनिकल पेंडुलम कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने एक कोन की से एक पेंडुलम कंसीडर कर लिया है और ये इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। ये है इसकी स्ट्रिंग और यहाँ पर ये एक बॉब हो गया। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यल के बराबर। इसका हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो पहले इसका हम लोग बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो नीचे की तरफ लगेगा वेट एम जी, टेंशन यहाँ पर टी होगा। टाइम पीरियड को भी हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए यहाँ पर टी डैश कर ले रहे हैं। यहाँ पर भी टी डैश टेंशन हो गया। यल जो है वो लेंथ हो गई। तो सर्किल में ये मूव कर रहा है, इसकी रेडियस ये आर है, ये आर हमने एज्यूम कर लिया। लेट ये एंगल हमने थीटा मान लिया, तो ये वाला एंगल भी थीटा के बराबर होगा। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन हो गया टी डैश साइन थीटा। हमको निकालना टाइम पीरियड, इसलिए यम ओमेगा स्क्वायर आर ऐसे लिख लेते हैं। यम बी स्क्वायर आर भी लिख सकते थे, टाइम पीरियड निकालना इसलिए ओमेगा लिख लिया। टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? यल साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर करें, टी डैश cos ऑफ थीटा डेट इज इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर दिया। तो देखो यहाँ पर साइन थीटा को कैंसिल आउट कर सकते हैं। टी डैश कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 cos थीटा इज इक्वल टू एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर यल अपान जी। यहाँ पर लिख सकते हैं यल अपान जी cos थीटा डेट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं जी अपान, सॉरी जी ऊपर होगा, जी ऊपर होगा और यल नीचे होगा, जी अपान यल cos थीटा। तो जी अपान यल cos थीटा ओमेगा की जगह पर लिख सकते हैं 2 पाई/टी। टी इज द टाइम पीरियड और सी फॉर कोनिकल पेंडुलम। टी सी हमने लिखा है, इसका मतलब है टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर, तो टी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई यल cos थीटा अपान जी। ये कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड आ गया। अच्छा, अब देखो जो सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई यल अपान जी, पढ़ा होगा। तो अगर हम लेंथ को सेम कर दें तो टाइम पीरियड किसका ज्यादा होगा, कोनिकल पेंडुलम का कि सिंपल पेंडुलम का? अगर लेंथ सेम है तो देखो cos थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। तो अगर हम लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो वो वैल्यू तो रिड्यूस हो जाएगा। कम हो जाएगी ना। तो हाँ। कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमेशा सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड से कम होता है। यहाँ पर इक्वल का भी साइन नहीं लगा सकते, क्योंकि इक्वल का अगर हम साइन लगा देंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और अगर हम 0 डिग्री ले लें तो स्ट्रिंग इस तरीके से हो जाएगी, और जब स्ट्रिंग इस तरीके से हो जाएगी तो कोनिकल पेंडुलम बनेगा ही नहीं। तो कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमेशा सिंपल पेंडुलम से कम रहेगा अगर लंबाई सेम है तो। अच्छा, अब एक चीज और देखो, इस वाली क्वेश्चन से जी अपान यल cos थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा जी अपान यल इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपान यल इंटू 1 अपान ओमेगा।
तो अगर हम अंडर रूट cos थीटा और ओमेगा में कर्व ड्रा करें तो क्या आना चाहिए? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आना चाहिए। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x या एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। तो अगर हम इसका कर्व ड्रा करें तो ये हमको मिलना चाहिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हमने हमने इस एक्सिस पर लिया है ओमेगा और बाई एक्सिस पर ले लिया है अंडर रूट कास थीटा। यहाँ पर हमने ले लिया है अंडर रूट कास थीटा और यहाँ पर ले लिया है ओमेगा। लेकिन देखो, अगर हम ओमेगा की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? इन्फिनिटी होनी चाहिए। लेकिन कास थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी हो नहीं सकती। यस सर। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 के बराबर। तो ये वैल्यू अगर हम 1 के बराबर कंसीडर कर लें तो कर्व स्टार्ट होगा यहाँ से, ऐसे। ये इन्फिनिटी को बाई एक्सिस पर ये इन्फिनिटी को टच नहीं करेगा, ये कर्व इस तरीके से स्टार्ट होगा। समझाई बात? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर हम cos थीटा की वैल्यू 1 ले लें, cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से देखो 1 इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपान यल इंटू 1 अपान ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट जी अपान यल। ये वैल्यू कितनी होगी? जी अपान यल। जी अंडर रूट जी अपान यल जब ओमेगा की वैल्यू होगी तो ये 1 वैल्यू होगी और उसके बाद ये कंटिन्यूसली फॉल करेगा। अब अगला देखो, पांचवा ई, डेथ वेल यानी कि मौत का कुआं। तो डेथ वेल में एक वुडन बेल होता है कुछ इस तरीके से, और इसमें एक मोटरसाइकिल राइडर अपनी मोटरसाइकिल को रोटेट कराता है इसकी बॉल्स पर, दीवार पर, मगर वो गिरता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक बेल बना लिया है, डेथ बेल है ये, और ये इसकी एक्सिस हो गई जहाँ से हम लोग रेडियस को कंसीडर करेंगे। तो ये हम लोगों का एक्सिस हो गया और एक्सिस से सरफेस तक की डिस्टेंस ये हो जाएगी इसकी रेडियस। और यहाँ पर एक मोटरसाइकिल राइडर है जो इस तरीके से सर्किल में रोटेट करता है मगर ये गिरता नहीं है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा लिख लो। लिखो, इन डेथ वेल ए पर्सन drives a motorcycle on a vertical surface of a large wooden well। तो अगर हम इसको आगे की तरफ प्रोसीड करने से पहले हम इसका फ्री बाई डायग्राम बनाते हैं। तो नीचे की तरफ इसका लगेगा वेट mg। ये मोटरसाइकिल राइडर सर्किल में रोटेट कर रहा है, इसका मतलब इसके पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल फोर्स होगा। डेट विल बी प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, और इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, F। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशंस बनाएं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेकर के इक्वेशन बनेगी n इज इक्वल टू mb स्क्वायर अपान r। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वर्टिकल कंपोनेंट लेकर के इक्वेशन बनेगी, ये मोटरसाइकिल राइडर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे की तरफ मूव कर रहा है, स्टेबल है वर्टिकल सर्किल में स्टेबल है। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा mg के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट
वाई सेकेंड एन अपान एफ डेट इज इक्वल टू एम से एम कैंसिल वी स्क्वायर अपान आर जी। तो यहाँ पर देखिए v इज इक्वल टू अंडर रूट एन आर जी अपान एफ। हम लोग पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है अंडर रूट एफ के। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी एफ की वैल्यू कम होती चली जाएगी, यानी कि एक मिनिमम वेलोसिटी होगी जिस पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी मिनिमम, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम वेलोसिटी से अगर हम ज़्यादा वेलोसिटी पर चलाते हैं तो हमें कम फ्रिक्शन फोर्स की ज़रूरत होगी और ये सेफ कंडीशन में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम वेलोसिटी से अगर कम वेलोसिटी पर अगर ये चलाता है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा चाहिए होगी और उस कंडीशन में ये नीचे की तरफ स्लिप भी कर सकता है। तो सबसे सेफ कंडीशन क्या होगी? जब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसका मतलब इस मिनिमम वेलोसिटी से ज़्यादा ही वेलोसिटी पर इसको चलाना होगा, अदरवाइज़ ये नीचे की तरफ स्लिप कर सकता है, ठीक है ना। तो वो मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी जिस पर ये सेफ कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम वेलोसिटी के लिए फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी और एफ मैक्सिमम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? म्यू एस इंटू एन के बराबर। तो वेलोसिटी मिनिमम डेट इज इक्वल टू अंडर रूट एन आर जी और एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू एस इंटू एन, एन से एन कैंसिल, वी मिनिमम डेट इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपान म्यू एस। यानी कि ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जिस पर ये चलाता है। जिस वेलोसिटी से अधिक वेलोसिटी पर ये चलाता है तो ये सेफ कंडीशन में पहुंच जाएगा, क्योंकि इस मिनिमम वेलोसिटी पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लगेगी मैक्सिमम और इससे ज़्यादा वेलोसिटी अगर कर देता है तो फ्रिक्शन फोर्स हमको कम रिक्वायर होगा, ठीक है ना। तो इस मिनिमम वेलोसिटी से अगर अधिक वेलोसिटी पर ये चलाता है तो सबसे ज़्यादा सेफ कंडीशन में रहेगा, और अगर इस मिनिमम वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पर चलाता है तो उस कंडीशन में ये नीचे की तरफ स्लिप कर सकता है, ठीक है ना। इसी में एक और केस आ जाता है रोटर। तो अगला देख लेते हैं रोटर। रोटर और डेथ बेल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल अंतर इतना है कि रोटर में रोटर रोटेट करता है और उसकी दीवार पर एक आदमी चिपका रहता है जो कि नीचे की तरफ नहीं गिरता है, और डेथ बेल में डेथ बेल रुका रहता है, मोटरसाइकिल राइडर मूव करता है, ठीक है। तो मैं इसकी डेथ बेल की ही इमेज को कॉपी कर लेता हूँ, तुम दूसरी बना लो। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर इस मोटरसाइकिल राइडर की जगह पर इसका एक्सिस पहले बना देते हैं। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, और जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमने कंसीडर कर ली है ओमेगा। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और यहाँ पर एक मैन है, आदमी है, जो कि इसकी दीवार से चिपका हुआ है मगर ये नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो नीचे की तरफ लगेगा वेट एम जी, रोटर रोटेट कर रहा है इसलिए रोटर हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा एम बी स्क्वायर अपान आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में जो कि इस सूडो फोर्स को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पर वही इक्वेशन बनेगी जो
डेथ वेल के केस में बनी थी। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेकर के अगर हम इक्वेशन बनाएं तो रोटर के रेस्पेक्ट में ये मैन ना लेफ्ट में मूव कर रहा है ना राइट में मूव कर रहा है, इसका मतलब यन स्यूडो फोर्स को बैलेंस करेगा। तो यन इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपान आर, डेट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वर्टिकल कंपोनेंट लेकर के इक्वेशन कंसीडर करें तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी के बराबर। सेम उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे जैसे कि हमने डेसिबल में प्रोसीड किया था। और यहाँ पर भी एक मिनिमम वैल्यू वेलोसिटी की चाहिए जिससे कि रोटर जब रोटेट करेगा तो मैन के गिरने की संभावना मिनिमम होगी, मैन नहीं गिरेगा। और अगर हम वेलोसिटी को बढ़ा देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमको कम रिक्वायर होगी, ठीक है ना। तो बी मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, सेम वही इक्वेशन आएगी जो यहाँ पर आई थी, बी मिनिमम इक्वल टू आर जी अपान म्यू एस, आर जी अपान म्यू एस। म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और बी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो आर ओमेगा मिनिमम डेट इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपान म्यू एस। तो ओमेगा मिनिमम यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट सॉरी जी अपान म्यू एस इंटू आर, ठीक है, नोट कर लो। एक क्वेश्चन लिखो, ए पार्टिकल इज अटैच्ड by means of two equal strings. A particle is attached by means of two equal strings to two points capital A and capital B in the same vertical line, and describes a horizontal circle with uniform angular speed. आगे लिखो, if the angular speed of the particle is 2 under root 2g upon h, 2 under root 2g upon h, comma, with AB is equal to h, AB is equal to h, find ratio of the tensions of the strings, ratio of the tensions of the strings. ये फिगर इस तरीके से बनेगा और AB की जो लंबाई है वो h के बराबर है, AB की लंबाई h के बराबर है। अब लगाओ क्वेश्चन। ऊपर वाली स्ट्रिंग में और नीचे वाली स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग होगा, हमें वो फाइंड करना है रेशियो दोनों का। स्ट्रिंग की लंबाई सेम है। देखो ये जो पार्टिकल है वो इस तरीके से सर्कल में रोटेट कर रहा है, ठीक है, दो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। देखो ए पार्टिकल स्ट्रेच्ड बाई मीन्स ऑफ टू इक्वल स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पर देखो ये दो इक्वल स्ट्रिंग हो गई, एक ये हो गई और एक ये वाली हो गई, ठीक है। टू इक्वल स्ट्रिंग, दोनों की लंबाई सेम है, टू द टू पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, इन द सेम वर्टिकल लाइन, ठीक। एंड डिस्क्राइब से हॉरिजॉन्टल सर्किल, ये देखो सर्किल में रोटेट कर रही हैं, हॉरिजॉन्टल सर्किल विद एंगुलर स्पीड, with a uniform angular speed. If the angular speed of the particle is this, angular speed ये दे रखी है, AB की लंबाई ये दे रखी है, तो ऊपर वाली स्ट्रिंग में और नीचे वाली स्ट्रिंग में दोनों में टेंशन का रेशियो क्या होगा ये पूछा गया है, ठीक है।
तो क्या करें, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो इस बॉडी की अगर हम बात करें तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे, नीचे की तरफ लगेगा वेट, स्ट्रिंग में टेंशन, यहाँ पर T1 मान लेते हैं, नीचे वाली स्ट्रिंग में टेंशन T2, एंगल की वैल्यू सेम होगी, जितना थीटा यहाँ पर होगा उतना ही थीटा यहाँ पर, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा और यहाँ पर ये वाला एंगल भी थीटा के बराबर हो जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेकर के इक्वेशन बनाएं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा, ठीक है, और ये प्रोवाइड करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू दे रखी है तो हम इसलिए लिखेंगे यम ओमेगा स्क्वायर आर, ये डिस्टेंस हमने आर मान ली है, आर लेट, इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट लेकर के इक्वेशन बनाएं, तो T1 cos थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस T2 cos थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2 cos थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं T1 प्लस T2 साइन थीटा इज इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वायर आर। तो अब जो है दोनों को डिवाइड करो तो टेन थीटा की वैल्यू आएगी, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल से टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपान दिस लेंथ, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ से एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगी टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू। T1 अपान T2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखो दोनों को डिवाइड किया तो T1 प्लस T2 अपान T1 माइनस T2, ठीक है। टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम से एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर आर अपान जी, ये हुआ। अच्छा, अब देखो वैसे तो T1 T2 को सॉल्व करके भी निकाला जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली सोचते हैं। ऊपर हमने T2 को बाहर निकाल लिया, T1 अपान T2 प्लस 1, नीचे भी T1 T2 निकाल लिया, तो T1 अपान T2 माइनस 1। टेंजेंट ऑफ थीटा इसकी जगह पर लिख सकते हैं, या ऐसा करें, रुक जाओ, इसको ऐसे मत लिखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये पूरी लेंथ एच है, तो ये एच बाई 2 हो जाएगी। तो जो हमारा टेंजेंट ऑफ थीटा आएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा आएगा आर अपान एच बाई 2 आर अपान एच, तो टेन थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं 2 आर अपान एच। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से निकालो ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8g अपान एच, 8g अपान एच, 8g अपान एच इंटू आर अपान जी। अब देखो ये वाला आर इससे कैंसिल आउट, एच कैंसिल आउट, जी कैंसिल आउट, ठीक है। दो से इसको कट करें तो 4, T2 कैंसिल, T1 अपान T2 अगर हम x मान लें तो थोड़ा सा लिखने में आसानी हो जाएगी, और यही चीज़ फाइंड करनी है। तो x प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 5, तो दिस एम्प्लाइज x बराबर T1 अपान T2 इज इक्वल टू 5/3। एक क्वेश्चन लिखो, देखो द ड्राइवर ऑफ ए कार traveling at velocity v, comma, suddenly sees a broad wall in front of him,
at a distance d, small d, full stop. He should, option first, brake sharply, second option turn sharply, थर्ड ऑप्शन ए एंड बी बोथ, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखो पहला केस है ब्रेक शार्पली, ये दीवार है, ये कार आ रही है, इसकी स्पीड v है और ये डिस्टेंस d के बराबर है। तो अगर इसको सेफ पहुंचना है दीवार तक तो ब्रेक लगाने के बाद यहाँ पर पहुंचने से पहले उसकी कार को रुक जाना चाहिए। और अगर हम बात करें टर्न शार्पली की, तो ये दीवार है, ये कार है, इसकी वेलोसिटी v है, तो इसको जो है वो इस तरीके से निकल जाना चाहिए, ये टर्न कर जाए और दीवार से टकराए ना, तभी तो सेफ होगा। दोनों ही कंडीशन को देखते हैं। देखो यहाँ पर हमने ये दीवार बना दी है और ये कार जो है वो इस तरीके से आ रही है विद वेलोसिटी v। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो नीचे की तरफ वेट लगेगा mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, जैसा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसको रुक जाना चाहिए। तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स का मतलब रिटार्डिंग फोर्स, ये किसके बराबर होगा? म्यू एन के बराबर, म्यू एम जी के बराबर। तो रिटार्डेशन कितना हो जाएगा? म्यू जी के बराबर। ये ए का मतलब रिटार्डेशन है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से फाइनल वेलोसिटी 0, यू स्क्वायर का मतलब हो जाएगा b स्क्वायर, रिटार्डेशन है इसलिए माइनस साइन ले रहे हैं, 2 म्यू जी इंटू डी। तो म्यू की वैल्यू आएगी यहाँ पर b स्क्वायर अपॉन 2g d, ये यहाँ पर म्यू आया। अब जरा यहाँ पर देखते हैं, ये इसे सर्किल में कंप्लीट कर ले जाता है, तो इसका मतलब म्यू एम जी की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू होनी चाहिए एम बी स्क्वायर अपॉन आर से। तो एम से एम कैंसिल, तो म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन जी डी। तो देखो यहाँ पर फ्रिक्शन हमको इतना चाहिए सेफली टर्न करने के लिए, यहाँ पर फ्रिक्शन ये चाहिए, यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो इसका आधा है। तो अगर कम फ्रिक्शन भी है तो भी अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो हम सेफ बच सकते हैं, लेकिन अगर कम फ्रिक्शन हुआ तो इस वाली कंडीशन में हम सेफ नहीं बच पाएंगे। समझा की बात? तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कम निकल रही है, तो कम फ्रिक्शन में भी यहाँ पर सेफ है, इसलिए हमको ब्रेक लगाना चाहिए, टर्न नहीं करना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, अब देखो एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है कि जैसे मान लो ये हमारे पास एक डिस्क है, ये डिस्क है, ठीक है ना, और इसके ऊपर हमने एक रिंग रख दी ये, और इसको हमने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करा दिया। तो जब रोटेट कराएंगे तो इस रिंग के, ये रिंग है, इसके हर पार्ट पर सूडो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। तो जब बाहर की तरफ सूडो फोर्स लगेगा तो इस रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ये जो वायर है, जिस वायर की बनी हुई है, उस वायर में एक टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा।
तो ये हमें टेंशन फाइंड करना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन और भी जगह पर बन सकता है, जैसे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर रखा हुआ है, सर्कुलर वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड में है, इस तरीके से रखा हुआ है। अब जैसे मान लो इसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है, इस तरीके से क्लॉकवाइज। तो तुमने पढ़ा होगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स वाला पढ़ा ना, डायरेक्शन ऑफ द करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड इनवॉल्व है, तो लगने वाला फोर्स इधर की तरफ होगा, यहाँ पर फोर्स इधर की तरफ, यहाँ पर फोर्स इधर की तरफ, यहाँ पर फोर्स इधर की तरफ, यहाँ पर फोर्स इधर की तरफ। तो यहाँ पर भी देखो रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एक रिंग ले लें, ये हमने रिंग ले ली है, और इस रिंग के सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया और इसके सरफेस पर कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया, मतलब रिंग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस पर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। तो देखो इस वायर में भी टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखो एक ही क्वेश्चन है वो कई जगह पर पूछा जा सकता है, सर्कुलर मोशन में भी, मैग्नेटिक फील्ड में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, और फ्लूइड में भी। अगर हम एक मान लें पाइप है हमारे पास और उसमें अगर एक लिक्विड फ्लो करा दें इस तरीके से, तो इसमें भी टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन है, उसको कई तरीके से पूछा जा सकता है, लगाने का तरीका सबका एक ही है। तो इस मेथड को ध्यान रखना, या चाहे तो आंसर ही याद कर लेना, क्योंकि अगर पूछा जाएगा तो इसी तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फिलहाल सर्कुलर मोशन में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन लिख लो, देखो देखो a metal ring of mass m and radius capital R is placed on one axis in such a way that each part of the ring moves with velocity v. Full stop. Tension in the ring is option first mv square upon r, option second mv square upon 2r, option third 2 pi mv square upon r, चौथा ऑप्शन है mv square upon 2 pi r। देखो ये हमने रिंग कंसीडर की है और ये रिंग जो है वो डिस्क के ऊपर रखी है, ये इसका सेंटर हो गया ओ। एक हमने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, ठीक, छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है, और ये जो एंगल है ये हमने कंसीडर कर लिया डी थीटा के बराबर। अब रिंग तो टाइट है, रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हो चुका है। तो अगर हम रिंग की बात, इस एलिमेंट की बात करें, केवल इस एलिमेंट की बात करें, तो एलिमेंट के लेफ्ट में जो रिंग होगी, एलिमेंट के लेफ्ट में जो रिंग है
वो इस एलिमेंट को लेफ्ट में खींचने की कोशिश करेगी, क्योंकि टेंशन इस तरफ प्रोड्यूस होगा, और राइट में जो रिंग होगी वो इस तरीके से इसको खींचने की कोशिश करेगी, ऐसे। तो ये टेंशन T है, ये टेंशन T है। अब अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, यहाँ पर ऐसे, ये इस तरीके से, तो यहाँ पर देखो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 90 माइनस डी थीटा बाई 2, क्योंकि आधा एंगल डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये डी थीटा बाई 2 है, 90 माइनस डी थीटा बाई 2। तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, डी थीटा बाई 2 होगा। तो t का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट t cos डी थीटा बाई 2 और t का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट t cos डी थीटा बाई 2 एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इस t का जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, सेंटर की तरफ जो कंपोनेंट होगा, वो इस एलिमेंट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तो देखो जो t का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो होगा t साइन डी थीटा बाई 2, ठीक है, सेंटर की यस सर। तरफ, टुवर्ड सेंटर। और इतना ही ये भी होगा, मतलब 2 कर दें, ये प्रोवाइड करेगा एलिमेंट को सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि dm इंटू वी स्क्वायर अपान r। ठीक है, dm जो है वो हमने मान लिया मास ऑफ एलिमेंट। अब देखो dm की वैल्यू क्या होगी, टोटल मास है m के बराबर, सरकमफ्रेंस 2 पाई r, तो ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ, और एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस से आर्क की लंबाई कितनी हो गई, एंगल डी थीटा है, रेडियस r डी थीटा के बराबर हो गई लंबाई। यस सर। तो हमें आर्क की लंबाई के बराबर जो एलिमेंट है उसका हमें मास निकालना है। तो क्या करें, r डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ सर। r से r कैंसिल, तो m अपान 2 पाई इंटू डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2t साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू dm की वैल्यू हो जाएगी m अपान 2 पाई डी थीटा इंटू बी स्क्वायर अपान आर। समझा गया। अच्छा, अब देखो ये जो छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटा सा एलिमेंट है, डी थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है ना। हाँ सर। तो अगर ये वैल्यू बहुत छोटी है तो साइन थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। यस सर। सिंस एंगल डी थीटा इज स्मॉल, तो हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे। तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई 2 के, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर देखो 2t डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू m अपान 2 पाई डी थीटा वी स्क्वायर अपान आर। 2 से 2 कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा t इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपान 2 पाई आर। इतना टेंशन होगा। एक क्वेश्चन ऐसा ही और लिखो। फिगर बना लो। ये ट्यूब की पाइप है, रबर ट्यूब का सर्कुलर पाइप है, और इसका जो डायमीटर है
वो डी के बराबर है, और इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी v के बराबर है। इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल R, एंड R इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल d। देखो क्वेश्चन, ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, a liquid of density rho is flowing in a circular rubber tube of diameter d and radius capital R, and radius capital R। ब्रैकेट में लिख लो, कैपिटल R is much much greater than small r, small d। D. ब्रैकेट बंद। with velocity v as shown in figure, the tension in the rubber tube will be, the tension in the rubber tube will be, option first, pi rho d r v square by 4, option second, pi rho d square v square by 4, third option, pi rho d under root r square minus d square upon 4। चौथा ऑप्शन है पाई रो डी की पावर 4 वी स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर। लगाओ, देखो बिल्कुल फिगर यही वाला बनेगा, ठीक है। बस इसमें थिकनेस है डायमीटर डी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम वाटर को रोक दें और इस ट्यूब को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा दें, ऐसे रोटेट करा दें, तो क्या होगा, हर एलिमेंट पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जो कि टेंशन फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर देखो जो टेंशन फोर्स प्रोड्यूस करेगा, तो देखो टी का जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा और टी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और टी का जो सेंटर की तरफ कंपोनेंट होगा वो किसको बैलेंस करेगा, स्यूडो फोर्स को। अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो लिक्विड मूव कर रहा है, तो लिक्विड को मूव करने के लिए अगर भाई लिक्विड मूव कर रहा है तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, उसको प्रोवाइड करने वाला कोई ना कोई फोर्स होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेंटर की तरफ लग रहा है 2t cos d थीटा बाई 2, वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई 2t sin थीटा। यहां से लेकर के यहां पर देखो, यहां से लेकर के यहां तक, ये हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया है ट्यूब का, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो उसमें उसका मास कितना, dm के बराबर। अब dm की वैल्यू क्या होगी, डेंसिटी इज इक्वल टू Mass upon. मास वॉल्यूम। मास हो गया dm, डेंसिटी हो गई रो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई d बाई 2 का स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर हो गया है। और इसकी लेंथ, लेंथ किसके बराबर होगी, आर डी थीटा। तो dm की वैल्यू हो जाएगी ये, यानी कि रो पाई डी स्क्वायर आर डी थीटा बाई 4। यहाँ पर प्लेस कर देते हैं रो पाई डी स्क्वायर आर
डी थीटा अपान 4, ठीक है, एंड Yes, sir. बी स्क्वायर अपान आर। अब देखो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, डी थीटा इज वेरी स्मॉल, तो अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. रो पाई डी स्क्वायर डी थीटा वी स्क्वायर बाई 4, 2 से 2 कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो टी इक्वल टू हो जाएगा रो पाई डी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4। एक क्वेश्चन और देखो, ये एक फनल है, यहाँ पर एक बॉडी है, ये जो डिस्टेंस है 9.8, देखो ये पार्टिकल describes a horizontal circle on the smooth inner surface of a conical funnel as shown in figure. Full stop. If the height of the plane of the circle above the vertex is 9.8 centimeter, find the speed of the particle. ये पार्टिकल की स्पीड पता करनी है कि ये पार्टिकल Yes, गिरे sir. ना। तो ये फनल में इस तरीके से इस सर्कल में रोटेट कर रही है ये बॉडी। फ्री बाय डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले तो बेट कंसीडर कर लें। ये हमने बेट कंसीडर कर लिया, नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। और कोई फोर्स लगेगा, हाँ सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों लगेगा? अगर ये कीप रोटेट कर रही होती तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता, तब कीप जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता। तो यहाँ पर बॉडी रोटेट कर रही तो हम ये कह सकते हैं कि इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? एन का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, ये एंगल थीटा माना ना। यस सर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर ले तो एन कास थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपान आर। और आर क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस आर हो जाएगी। इसको हमने एज्यूम किया है, इसलिए इसको हमें हटाना पड़ेगा। एन का जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट एन कास थीटा डेट विल बी इक्वल टू एम जी, ठीक है। यस सर। तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एन, ये साइन होगा, दोनों को डिवाइड कर दें, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, ये सेकेंड है ये फर्स्ट है, तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम से एम कैंसिल जी अपान बी स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा आर। अब टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आर अपान 9.8, आर अपान 9.8 इज इक्वल टू आर जी
अपॉन बी स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8 और जी की वैल्यू भी 9.8 है, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर जो था ये तुम्हारी वैल्यू h की सेंटीमीटर में दे रखी है, तो ये 9.8 ये सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा 9.8, जी की वैल्यू 980 लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये है तुम्हारा सेंटीमीटर में दे रखा। तो b इज इक्वल टू जी, पॉइंट अगर हटाएंगे तो 0 0 कैंसिल, तो 98 इंटू 98 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 98 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.98 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लो। सर ये कहाँ से आया था R/9.8 सेंटीमीटर वाला? ये तुम्हारा ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा है, ये 9.8 सेंटीमीटर दे रखा है और ये डिस्टेंस r है, ये वाला ट्रायंगल।